बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक रोज़ा काबुल का दौरा किया। उनके हमरा आला सतही वफ़द भी था, जिसमें DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब, सेक्रेटरी कॉमर्स, चेयरमैन FPR, मेंबर कस्टम्स और दीगर आला हुकूमती हुकाम भी शामिल थे। इस दौरे में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की मुलाकात हुई, जो इस वक्त वज़ीर आज़म है अफ़गानिस्तान के मुल्ला हसन आखुन साहब, और जो वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर ख़ान साहब। दो तरफ़ा ताल्लुकात पे गुफ्तगू हुई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने अफ़गानिस्तान के साथ बिलख़ुसूस अफ़गान भाइयों को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने और इस वक्त जो इंसानी बुनियादों पर पाकिस्तान एड दे रहा है उस अज़म का अयादा किया। इस दौरे की अहमियत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि रवां बरस 15 अगस्त को अफ़गान तालिबान के अफ़गानिस्तान में कंट्रोल करने के बाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब का ये पहला दौरा था। इस दौरे में क्या कुछ हुआ और इसकी अहमियत क्या है, इस वक्त अफ़गानिस्तान में क्या सूरत हाल है, क्योंकि ये दौरा से कबल मॉस्को में एक अहम समिट भी हुई, जिसमें अफ़गान तालिबान जो हुकूमत है इस वक्त अफ़गानिस्तान की, इसके अलावा पाकिस्तान, चीन और दीगर ममालिक को बुलाया गया था। इस हवाले से हम खसूसी गुफ्तगू करेंगे। हमें बहुत खुशी है कि प्रोग्राम 10 तक के लिए वक्त निकाला है। हमारे जो सफ़ीर हैं, पाकिस्तान के सफ़ीर अफ़गानिस्तान में एम्बेसडर मंसूर अहमद ख़ान साहब ने, वो बराह रास्त इस वक्त हमारे साथ काबुल से बज़रिया स्काइप शरीक गुफ्तगू हैं। बहुत शुक्रिया एम्बेसडर साहब कि आपने प्रोग्राम 10 तक के लिए वक्त निकाला। मैं चाहूँगा कि PTV न्यूज़ के व्यूअर्स को बताइएगा, आज का जो ये दौरा था वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब का, इसकी अहमियत क्या है, उनकी इंगेजमेंट्स क्या रही, और जो अफ़गान हुकूमत है इनसे मुलाकातों के अलावा जो दीगर अफ़गान ग्रुप्स हैं या जो मुतहर्रिक शख्सियात हैं उनसे भी उनका राब्ता हुआ, बातचीत हुई, कुछ इस हवाले से आगाह करेंगे सर? जी, बहुत शुक्रिया अनवर साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए, आज का जो वज़ीर ख़ारजा का दौरा था, ये 15 अगस्त को जो यहाँ पर तालिबान ने कंट्रोल संभाला, उसके बाद तालिबान की हुकूमत या इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान की हुकूमत के साथ सियासी लेवल पर पाकिस्तान का पहला रब्ता था। इससे पहले आपको याद होगा कि पाकिस्तान के स्पेशल एनवॉय एम्बेसडर जी। मोहम्मद सादिक, दो स्पेशल एनवॉयज रूस और चीन के स्पेशल एनवॉयज के साथ यहाँ पर तशरीफ लाए थे, लेकिन सियासी लेवल पे, सियासी क़यादत की लेवल पे ये पहला दौरा था। इस दौरे का तनाजुर ये था कि अफ़गानिस्तान के साथ बहुत संजीदगी के साथ ये डिस्कस किया जाए कि उनकी जो इंटरनेशनल एंगेजमेंट चल रही है, जिसमें कि मुख्तलिफ इशूज़ हैं, इंक्लूसिविटी है, ह्यूमन राइट्स हैं, वुमेन राइट्स हैं, काउंटर टेररिज्म है, इन पे डिस्कशन की जा सके। क्योंकि हाल ही में आपने देखा कि अफ़गानिस्तान की क़यादत की एक बहुत तवातुर के साथ इंटरनेशनल एंगेजमेंट हुई है। उनकी जी। दोहा में मुज़ाकरात हुए US के साथ, उनके वफ़द ने, उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने दौरा किया उज़्बेकिस्तान का, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने दौरा किया तुर्की का, और अभी कल ही मॉस्को में एक मॉस्को फॉर्मेट की समिट अटेंड की उन्होंने। जी। और दूसरा मकसद ये था कि जो हम एक एक बहुत वसी किस्म का डेलीगेशन लेकर लाए थे वज़ीर ख़ारजा अपने साथ, ताकि उनके साथ तमाम शोबों में जो हमारा बायलैटरल कोऑपरेशन है, बाहमी ताउन है, उसको आगे बढ़ाया जा सके। तो इन दोनों शोबों में हमारी बड़ी अच्छी उनके साथ डिस्कशंस हुई, और ये इस लिहाज से दौरा बहुत ही कामयाब रहा। वज़ीर आज़म जनाब हसन आखुंद के साथ बहुत एक डिटेल्ड मीटिंग हुई, जिसमें उनके तमाम बड़े बड़े वुज़रा, तमाम शोबों के, जी। डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस, एविएशन, माइनिंग और पेट्रोलियम और भी दीगर कई वुज़रा उस डिस्कशन में शामिल थे। और दीगर लीडरान में से भी वज़ीर ख़ारजा मिलना चाहते थे असल में, जनाब हामिद कारज़ई साहब से, डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला से और गुलबुद्दीन हिकमत यार से, लेकिन वक्त की कमी के बायस चूँकि उन्होंने आज ही वापस पहुंचना था और काबुल एयरपोर्ट से शाम से पहले फ़्लाइट्स को रवाना करना होता है, तो वो उनकी सिर्फ टेलीफोन पे उनसे गुफ्तगू हो सकी, लेकिन टेलीफोन पे उन्होंने उन्हें अपने दौरे के मकासद से आगाह किया। अच्छा, ये तो एम्बेसडर साहब ने बड़े अच्छी तरीके से अहाता किया। पाकिस्तान का जो वफ़द था वो बड़ा वफ़द गया था, जैसे मैंने बताया, आपसे भी बात हो रही थी। इस पे चेयरमैन FBR भी थे, PIA के चेयरमैन भी थे, मेंबर कस्टम्स भी थे,
नादरा के नुमाइंदगान भी थे, ज़ाहिर बात है DGISI मौजूद थे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा इस हवाले से क्या बातचीत हुई जो इतना आला सतही वफ्द किया, कुछ सफरी सहूलियात देने का अयादा किया है पाकिस्तान की जानिब से बॉर्डर के हवाले से, क्योंकि मूवमेंट तो काफ़ी ज़्यादा होती है, बहुत से अफगान जो हैं वो सेहत आमा के मसाइल के हवाले से भी पाकिस्तान आते हैं, कुछ सहूलियात देने के हवाले से भी बात हुई, और जो अफगान बिजनेसमैन हैं उनको भी कोई फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं? जी, इतने बड़े डेलीगेशन को लाने का, इतने वसी डेलीगेशन को लाने का मकसद ये था कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की क़यादत को, अफ़गानिस्तान की हुकूमत को ये यकीन दिलाए कि पाकिस्तान अफ़गान अवाम को सपोर्ट करने के लिए मुख्तलिफ़ शोबों में मुख्तलिफ़ फ़ैसले कर चुका है, और उन फ़ैसलों से आगाह करना और इन मामलात को आगे ले जाने का मकसद था। मसलन बॉर्डर पे जो मूवमेंट्स हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, तोरखम और चमन और दीगर बॉर्डर पॉइंट से जो मूवमेंट होती है, उसमें हमने बॉर्डर को आज से ओपन करने का ऐलान किया है कि जो अच्छा। स्पेशल परमिशन लेटर चाहिए होता था, अब उसकी जरूरत नहीं है। वीज़े पे आम लोग आ जा सकते हैं, और इसीलिए आज तोरखम से देखा गया कि बहुत ज़्यादा लोगों ने क्रॉस भी किया। इसी तरह ट्रेड में जो ट्रक्स की मूवमेंट होती है, ट्रेड फैसिलिटेशन है, इसको बढ़ा दिया गया है, और अब ट्रक्स की जो क्लियरेंस है बड़ी तेजी से हो रही है। इस तरह अफगानिस्तान का जो फ्रूट आ रहा है, इस पे पाकिस्तान ने टैक्स भी कम कर दिया है, जीरो कर दिया है, और वो बड़ी तेजी से आ रहा है। जिस तरह इससे पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताजरों को, अफगानिस्तान की हुकूमत को रेवेन्यू कमाने का खासा मौका मिल रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान ने 5 अरब रुपए की इमदाद का या सपोर्ट का ऐलान किया अफगान हुकूमत के लिए, कि जो अफगानिस्तान के अंदर ह्यूमैनिटेरियन इंसानी मुश्किलात आई हुई हैं, उनमें जो वो जिस किस्म का मटेरियल जो भी रिलीफ गुड्स चाहते हैं, वो पाकिस्तान प्रोवाइड करेगा इस 5 अरब रुपए की रकम में से, उनकी चॉइस के मुताबिक, उनके निशानदेही के मुताबिक। फिर इसके अलावा पाकिस्तान PIA के चेयरमैन भी इस वक्त में शामिल थे। तो PIA के चेयरमैन और अफगान मिनिस्टर ऑफ एविएशन के दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं कि किस तरह से दोनों मुल्कों के दरमियान फ्लाइट्स, PIA की फ्लाइट्स और दीगर एयरलाइंस की फ्लाइट्स को रेगुलरली शुरू किया जाए, और किराया भी मुनासिब हद पे रखा जाए। इसी तरह सिक्योरिटी और डिफेंस के एक्सपर्ट्स भी इस डेलीगेशन में शामिल थे, और दाइश के साथ मुकाबले में यस। या फाइट में पाकिस्तान तकनीकी तौर पर टेक्निकली क्या हेल्प कर सकता है अफगान हुकूमत की, इस्लामिक एमिरेट्स की, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जिससे सारी दुनिया परेशान है। अफगानिस्तान में भी काफ़ी वाक़यात हुए हैं। और फिर TTP के खिलाफ एक्शन में अफगान हुकूमत से पाकिस्तान क्या चाहता है, तो इन तमाम मामलात को बहुत डिटेल में, बड़ी तफसील से, बड़े एक कंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट में, दोस्ताना एनवायरनमेंट में डिस्कस किया गया। अच्छा, ये मुझे बताइएगा बैरिस्टर साहब कि जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि अफ़गानिस्तान में ऐसे अफसोसनाक वाक़यात भी हुए, मसाजिद में ख़ुदकुश जी। हमले हुए, उसमें बड़ा कीमती जानी नुकसान भी हुआ। तो पाकिस्तान, ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान के भी स्टेक्स जुड़े हुए हैं, अफ़गानिस्तान में अमन होगा, पाकिस्तान में अमन होगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके थ्रू वेस्टर्न वर्ल्ड, US, आप समझते हैं वो इस हवाले से उनका क्या लेवल ऑफ इंटरेक्शन है मौजूदा अफगान गवर्नमेंट के हवाले से? अभी तक तो पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क ने इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं की। 2 माह से ज़ायद का अरसा हो गया है नई हुकूमत को काबुल में आए हुए, अब बुरी हुकूमत को। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, काउंटर टेररिज्म या यहाँ पे जो दाइश की प्रेजेंस है, और दाइश के जो वाकयात, टेररिस्ट इंसिडेंट्स देखने में आए, काबुल में भी हुए, फिर जी। कुंदूज में शिया मॉस्क को निशाना बनाया गया, कंधार में भी कंधार में। एक शिया मॉस्क को निशाना बनाया गया। इसमें सारी दुनिया में एक तशवीश की लहर पाई जाती है। और जो इमारात, इस्लामी इमारात के डेलीगेशन के जो मुज़ाकरात हुए US के साथ दोहा में, या उनके मॉस्को में भी जो मीटिंग्स हुई हैं, तुर्की के साथ भी जो बातचीत हुई है, उज़्बेकिस्तान के साथ भी, और जो दीगर नेबर्स हमसाय ममालिक हैं सारे बशमूल पाकिस्तान, वो इस पे उन्हें काफ़ी तशवीश है कि अगर दाइश यहाँ पे ज़्यादा जड़ पकड़ती है, तो तमाम ना सिर्फ अफगानिस्तान का अमन बल्कि तमाम खित्ते का अमन खतरे में होगा। और इसलिए मेरा ख्याल तमाम दुनिया चाहती है कि इस मामले में एक्शन लिया जाए। अब जहाँ तक अफगानिस्तान के साथ दीगर दुनिया की एंगेजमेंट का ताल्लुक है, चूंकि उसमें वो ये काउंटर टेररिज्म के अलावा दूसरे 2 मामलात जो हैं, इंक्लूसिविटी है और विमेन राइट्स हैं, वो भी शामिल हैं।
तो हम बतौर एक हमसाया और दुनिया के दीगर ममालिक जो है बतौर बैनुल-अक़वामी बरादरी तो उन्हें मशवरा दे सकते हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत है। अफ़गानिस्तान को अपने फ़ैसले इस मामले में खुद ही लेने होंगे और हमने भी आज इन चीज़ों पर बातचीत हुई और हमारा भी यही ख्याल है कि इंटरनेशनल एंगेजमेंट के लिए ज़रूरी है कि किसी कॉमन ग्राउंड पे दोनों साइड्स यानी अफ़गानिस्तान की हुकूमत और बैनुल-अक़वामी बरादरी कोई हल तलाश करे। सर, अबूरी हुकूमत जब आई थी एम्बेसडर साहब, तो उस वक्त कहा गया था कि ये अबूरी हुकूमत है। अब इसको 2 ढाई माह हो गए हैं। आप क्या समझते हैं कि ये सेटअप कब तक इसी तरह चलेगा? मज़ीद इसमें काबीना में या अबूरी हुकूमत में इजाफा किया जाएगा? क्योंकि जिन शख्सियात की आपने बात की कि हामिद करज़ई सही, डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला साहब से टेलीफोन पे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की गुफ्तगू हुई। सवाल मेरा उस पर्सपेक्टिव से कि जब इंक्लूसिविटी की बात आती है, कसीरुल बुनियाद हुकूमत की बात आती है, उस पर्सपेक्टिव से मैं सवाल पूछ रहा हूँ। और कहा गया था ये अबूरी हुकूमत है, तो ये अबूरी सेटअप इसी तरह चलेगा और कितना अरसा चलेगा? देखिए, अफ़गानिस्तान की इस हुकूमत ने जब ये हुकूमत कायम हुई थी 7 या 8 सितंबर को जब अनाउंस की थी, तो जी। इन्होंने यही अनाउंस किया था कि ये अबूरी हुकूमत है और उसके बाद 2 दफ़ा ग़ालिबन इन्होंने उसमें एक्सपेंशन भी की, जी। उसके में तौसीक़ की और उसमें दीगर जो कौमियतों से पश्तून के अलावा दीगर कौमियतों से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफ़राद को भी शामिल किया गया, उसमें उज़्बेक्स को, ताजिक्स को और हज़ारास को भी शामिल किया गया। अब जब इंक्लूसिविटी के ऊपर जो अफ़गानिस्तान के सियासतदानों की या अफ़गान तालिबान के लीडर्स की जो डिस्कशन बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी से होती है, उसमें यही एक डिफ़रेंस देखने में आ रहा है कि इंक्लूसिविटी से अफ़गान क़यादत ये मतलब लेती है कि उसमें कोई सिलेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। वो तमाम कौमियतों को, तमाम एथनिक कम्युनिटीज़ को शामिल करने का इरादा रखते हैं, किया हुआ भी है। लेकिन अगर किसी ख़ास शख्सियात को शामिल करने की बात की जाए तो वो शायद इस पे एग्री नहीं करते। तो ये अब चूँकि ये उनका एक अफ़गानिस्तान का एक अंदरूनी मसला भी है कि जी। किस तरह वो इंट्रा अफ़गान मामलात पे एक कंसेंसस पैदा करें और इसीलिए मैंने कहा कि चूँकि ये अफ़गानिस्तान का एक अंदरूनी मामला है और ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ एंगेजमेंट के दौरान देखना ये पड़ेगा कि किस तरह दोनों साइड्स इंटरनेशनल कम्युनिटी और अफ़गानिस्तान की हुकूमत अपने इस फासले को कम करते हैं। क्योंकि ये ज़रूरी होगा अगर देरपा इस्तेहकाम, देरपा अमन चाहते हैं तो यहाँ पे एक ऐसी हुकूमत होनी चाहिए जो दुनिया के में तस्लीम शुदा हो और दुनिया के साथ एंगेज करे। अच्छा सर, आप तो माशाल्लाह बड़े मुतहर्रिक हैं और पाकिस्तानी सफारत खाना राउंड द क्लॉक काम कर रहा है। मैं जानना चाहूँगा दीगर ममालिक के सफारत खाने भी इस वक्त फंक्शनल हैं, जैसे अमेरिका है, या वो नॉन फंक्शनल है, या वेस्टर्न कंट्रीज़? इस हवाले से कुछ हमें बताएंगे? देखिए, यहाँ पे बहुत से मुल्कों के सफारत खाने पूरी तरह से फंक्शनल हैं, वो अपना अच्छा। काम कर रहे हैं, वीज़ाज़ वगैरह भी इशू कर रहे हैं और कॉन्सुलर सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान की हुकूमत के साथ एंगेज भी कर रहे हैं। इनमें से रूस, चीन, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, कतर, तुर्कमानिस्तान, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़िस्तान, ये सारे ममालिक शामिल हैं और यूनामा जो यूनाइटेड नेशंस की जो एम्बेसडर हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और यूनामा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को लाने में एक अहम रोल अदा कर रहा है। ईयू के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी इस चीज़ को का जायज़ा ले रहे हैं कि किस तरह यहाँ पे किस तरह से एक एंगेजमेंट का अमल शुरू किया जा सकता है। कुछ ममालिक ने अपने सफारत खाने यहाँ से, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, यूके भी जी। शामिल है, उन्होंने सफारत खाने बंद नहीं किए बल्कि उन्होंने उनको शिफ्ट कर दिया दोहा में, ओके। ताकि जब तक उनका अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ एंगेजमेंट या रिकग्निशन का मसला हल नहीं होता तो वो वहाँ से ऑपरेट करेंगे। लेकिन बहुत से ममालिक में मुझे ये महसूस होता है बतौर एक डिप्लोमेट यहाँ पे काम करते हुए कि बहुत से ममालिक अब एक एंगेजमेंट को अफगानिस्तान के साथ जारी रखना चाहते हैं क्योंकि अफगानिस्तान एक 35 से 40 मिलियन लोगों का मुल्क है और यहाँ पे अगर इंतशार पैदा होता है, दाखिली जंग की सूरत हाल चलती है जो कि गुज़िश्ता 40 साल से चल रही है या उससे ज़्यादा से चल रही है, तो फिर इससे खित्ते के अमन को, दुनिया के अमन को
खतरा लाहक होगा। और इसीलिए कोशिश है दुनिया के बहुत से ममालिक की, बड़ी मुस्बित कोशिश है डोनर्स की भी, यूरोपियन कंट्रीज की भी और जापान जैसे ममालिक की भी, कि किसी तरह इस एंगेजमेंट के प्रोसेस को स्टार्ट करके और बाहमी बातचीत के जरिए इन मसाइल को आगे के हल को आगे की तरफ लेके जाया जाए। सर टुवर्ड्स द एंड, चूंकि पाकिस्तान में भी अब सर्दियां जो हैं वो आ रही हैं एज जी। फार इस्लामाबाद इज़ कंसर्न्ड, और अफगानिस्तान में भी इस वक्त ऑन सेट है। ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से मैं आखिर में इख्तिसार से चाहूँगा, आप क्या कहेंगे? ज़ाहिर बात है पाकिस्तान तो जो सपोर्ट कर सकता है वो कर रहा है, क्योंकि ये भी बात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब अक्सर कहते हैं कि हमने सपोर्ट इसलिए करना है फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, के खुदा ना खास्ता कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ना जन्म ले। अफगानिस्तान के लोगों के लिए एक सीरियस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नज़र आ रहा है। यहाँ पे सप्लाईज की ऑलरेडी शिद्दत से कमी पैदा हो रही है, ठीक। और सर्दी आने के साथ साथ यहाँ पे एक क्राइसिस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और उसमें लोगों को ज़्यादा ग़ज़ाई अजनास और शेल्टर ब्लैंकेट्स और टेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। इस सिलसिले में पाकिस्तान की हुकूमत ने भी काफ़ी सप्लाईज भिजवा रही है। पाकिस्तान के कुछ इदारे हैं, फलाही इदारे, जिसमें अल खिदमत है, अल हुबैब फाउंडेशन है, वो भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी, यूनाइटेड नेशंस का भी इस वक्त फोकस इस बात पर है कि यूएन की तरफ से इंटरनेशनल फंडिंग, जिसमें अमेरिका ने भी कुछ एग्जेम्पशंस दी हैं कि उनके यहाँ के फंड्स फ्रीज होने के बावजूद कुछ फंड्स को लाकर यहाँ पे इंसानी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को अवॉइड किया जाए। तो हमारा भी आने वाले हफ्तों में और महीनों में इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ फोकस यही होगा कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से डील करने में अफगानिस्तान की मदद की जाए। बहुत और बहुत इसीलिए हमने आज 5 अरब रुपए का पाकिस्तान ने पैकेज भी अनाउंस किया 5 है। अरब रुपए का पाकिस्तान ने पैकेज अनाउंस किया। बहुत शुक्रिया एम्बेसडर मंसूर अहमद खान साहब, पाकिस्तान के अफगानिस्तान में सफ़ीर, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और बता रहे थे कि आज जो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब का एक रोज़ा दौरा था वो कसीरुल जहद बुनियादों पर था, और इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वीज़ा फैसिलिटी, नकल व हरकत में जो मसाइल हैं उनको सहल करने के हवाले से अफगान बिजनेसमैन को जो वीज़ा फैसिलिटी है उसकी देने के हवाले से, फिर PIA के चूँकि चेयरमैन भी मौजूद थे और अफगानिस्तान के एविएशन मिनिस्टर भी थे, किस तरह जो है इस फ़िज़ाई सफ़र को भी आसान बनाया जा सकता है, इन नुकात पर गुफ्तगू हुई। और उन्होंने कहा कि 5 अरब रुपए का पैकेज भी पाकिस्तान ने अनाउंस किया। इसी पे थोड़ा सा मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और एक एनालिसिस लेंगे अयाज़ वज़ीर साहब से। आप अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं, माहिर अफगान अमूर हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया अयाज़ वज़ीर साहब। मेहरबानी। बहुत शुक्रिया अयाज़ साहब। आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद थे और उनकी अफगानिस्तान के वज़ीर आज़म मौलाना हसन आखुन साहब से मुलाकात हुई, वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई, एम्बेसडर मंसूर अहमद खान साहब इसकी तफसीलात हमें बता रहे थे। मैं चाहूँगा आपसे मॉस्को समिट से अगर हम जरा गुफ्तगू का आगाज़ करें। 10 ममालिक ने शिरकत की, पाकिस्तान, चाइना और दीगर आम ममालिक भी मौजूद थे, अमरीका ने इसमें शिरकत नहीं की। मौजूदा सूरत हाल में अफगानिस्तान को आप किस तरह देख रहे हैं? आप समझते हैं कि इस वक्त इंगेजमेंट आलमी दुनिया चाह रही है अफगानिस्तान से, और जो मॉस्को में समिट हुई उसका जो आउटकम है उस हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए, अफगानिस्तान इस खत्ते का भी एक अहम मुल्क है और दुनिया की नज़रों में भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हैसियत रखता है, और वहाँ पे बड़ी तब्दीली आई है। तालिबान 20 साल के बाद हुकूमत में आए हैं, वो भी अमेरिका के साथ डील करने के बाद गोया एक किस्म का उनको अमेरिका ने तस्लीम कर लिया कि ये लीगल एंटिटी है। अब बाद में वो जितना भी कुछ कहे वो दूसरी बात है, लेकिन उसी एंटिटी के साथ एग्रीमेंट कर लिया जिसके खिलाफ बातें करते थे। तो अब उसकी रिकग्निशन या उनकी मदद के लिए मॉस्को ने 10 ममालिकों को बुलाया, उनकी मीटिंग कर ली। अमेरिका शामिल ना हुआ। उनके जो अपॉइंटमेंट थे ज़ल्मे खलीलजाद, उसने इस्तीफा दे दिया। ये वजह थी या कोई और वजह थी, लेकिन बहरहाल वो उस वक्त अवेलेबल नहीं थे, मुस्तफी हो चुके थे। तो बाकी अब तो नए को भी नॉमिनेट कर दिया ना उन्होंने। जी जी, नए अपने स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव को भी ले आए हैं ना सर, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन बहरहाल वो नहीं आए। उन्होंने मीटिंग में, मैं यही अर्ज कर रहा था कि खलीलजाद की वजह है या वैसे आना नहीं चाहते थे, क्योंकि लगता है कि तालिबान के अफगानिस्तान में टेक ओवर करने के बाद अमेरिका की नीयत में थोड़ी सी फतूर नजर आ रही, क्योंकि एक तो
अमेरिका ने अफगानिस्तान के 9.5 बिलियन डॉलर जो उनके अपने डॉलर है अमेरिकन बैंकों में रखे हैं, वो उन्होंने रोके रखे नहीं दे रहे हैं। दूसरे मालियाती इदारों पे भी दबाव डाल रहे हैं कि अफगानिस्तान को पैसे ना दे। तो अफगानिस्तान इक्तिसादी तौर पे प्रेशर में है, अमेरिका मजीद प्रेशर में रहना चाहता है, तो रिकग्निशन भी नहीं दे रहा है, कहते ये करो वो करो, खैर वो दूसरी कहानी है। तो इन 10 मुल्कों ने बैठ के वहाँ पे अफगानिस्तान भी तालिबान की डेलीगेशन थी, पाकिस्तान भी थे, तो इन्होंने मिल बैठ के ये फैसला कर लिया कि अफगानिस्तान के साथ उनकी इंसानी हमदर्दी के तहत उनकी मदद की जाएगी, उनको खुराक की सामान, दूसरी ज़रूरियात की चीज़ें, मेडिसिन वगैरह उनकी फैसिलिटेशन भी करेंगे और इक्तिसादी तौर पे भी अफगानिस्तान की मदद करेंगे। फिलहाल उनको तस्लीम करने से उन्होंने हाथ रोके हुए हैं। इसकी क्या तो वजह है ये सर? अयाज वजीर साहब, जो रिकग्निशन के इशू आप समझते हैं उसमें कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं जिनके बाद ये अमल आएगा, और वो प्री रेक्विजिट्स क्या मौजूदा जो अफगान हुकूमत है आपको उनकी विल नजर आ रही है वो फुलफिल करने के हवाले से? देखे एक लिहाज से तो डिफैक्टो रिकग्निशन तो है, क्योंकि डील करते उनकी डेलीगेशन मॉस्को गई, उनकी डेलीगेशन तुर्की गई, उनके पास हमारे वजीर खारजा चले गए, उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो हाँ, डिजो रिकग्निशन में अभी वक्त लगेगा, लेकिन हुकूमत के साथ डीलिंग शुरू है। तो मेरी अपनी राय ये है, उसके साथ पता नहीं लोग मुतफिक होंगे नहीं होंगे, कि बाकी दुनिया का अफगानिस्तान की तरफ या अप्रोच जो अफगानिस्तान का है वो हमसे कदर मुख्तलिफ है। हमारा अफगानिस्तान के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, हमारे अंदर अब भी 30 लाख से ज़्यादा अफगानी मुहाजिर बैठे हुए हैं और अफगानिस्तान का डिपेंडेंस ज़्यादातर इधर है, हर एक चीज़ के ऊपर। हमारा भी उधर है, उनका भी इधर है। तो हमें दूसरे मुल्कों को कायल करना तो चाहिए कि वो रिकग्नाइज करें अफगानिस्तान को, लेकिन हम इंडिविजुअली देख ले कि हमें अफगानिस्तान को रिकग्नाइज करने में फायदा है या नुकसान। ये जो रीजनल अप्रोच की बात आती है, बैठे हैं जो रीजनल अप्रोच की बात आती है अयाज वजीर साहब, जो ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, ईरान, क्योंकि ये भी बिल्कुल साथ नेबर्स हैं, और एक रीजनल अप्रोच की तरफ से जो पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, इस पे आपकी क्या राय? आप समझते हैं कि ये एक बेटर स्ट्रेटजी नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल बेटर स्ट्रेटजी है, इसको भी फॉलो करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ अपनी जो आपकी इंटरेस्ट है अफगानिस्तान को, उसको भी मद्देनजर रखें। देखिए, अफगानिस्तान में जब रूस आई तो कितने लोग किस मुल्क के अंदर ज्यादा चले गए? ज्यादातर आपके पास आए, पाकिस्तान में ज्यादा प्रेशर आपके ऊपर पड़ा, ज्यादातर जंग आपके यहाँ से लड़ी गई, तो हर लिहाज से पाकिस्तान दूसरे मुल्कों से ज्यादा इन्वॉल्व था। अब भी पाकिस्तान जो दूसरे नेबरिंग कंट्रीज है उनसे ज्यादा इन्वॉल्व होगा, तो हमारा इंटरेस्ट अफगानिस्तान के अंदर दूसरे मुल्कों से ज्यादा है। और फिर अफगानिस्तान के अंदर जो हमारी पुरानी थोड़ी सी शिकायतें हैं कि हमारी हुकूमत को रिकग्नाइज नहीं किया या ड्यूरेंट लाइन के मसाइल हैं, उनको भी रिकग्नाइज करने से मेरा ख्याल है बहुत बड़ी तकवीत हमें मिलेगी। अफगानियों के रिजर्वेशन हट जाएंगे। जो उनका ख्याल है कि हम अफगानिस्तान को एक आज़ाद और सावरन स्टेट की तरह डील नहीं करते, तो हम शुरू कर ले। अगर जिस दिन हमने ये कदम उठाया, मैं आपको लिख के देता हूँ कि अफगानिस्तान में जो आपका सबसे ज्यादा मुखालिफ होगा वो भी आपका दोस्त बनेगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। उनके साथ बराबरी की बुनियाद पे बात कर ले, वो सारे आपके दोस्त। ठीक है, आपने कहा न्यूट्रलाइज हो जाएगा और एक बड़ी गुडविल उससे जनरेट होगी। सर, ये बताएगा जो अफगानिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी के हमें मसाइल नज़र आ रहे हैं, दैश खुरासान जो है उन्होंने 2 इंतहाई अफसोसनाक खुदकुश बम धमाके किए जिसमें मुतअद्दिद अफराद जाम बाक हुए। आपसे मैं जानना चाहूँगा, इस फैक्टर को आप समझते हैं अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत अस खुद निपट लेगी इससे? देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान का ताल्लुक मैं अफगानिस्तान के साथ जोड़ रहा था हर लिहाज से, उसमें ये सिक्योरिटी वाला एलिमेंट सबसे ज्यादा अहम है। और तालिबान अभी अफगानिस्तान में अच्छी तरह पाँव नहीं जमाए कि उधर दाइश ने मामलात शुरू कर लिए। और सबसे बड़ी जो बड़ा धचका तालिबान को लगा वो कंदहार के मस्जिद में जो हमला हुआ। कंदहार तालिबान का एक गढ़ समझा जाता है, वहां पे दाइश ने हमला कर लिया, काबुल में कर लिया।
और ये जो बॉर्डर रीजन में है इसमें अब लगता है कि दाइश ज्यादा एक्टिव होगा, तो सिक्योरिटी सिचुएशन अफगानिस्तान में तब बढ़ेगी या तालिबान टीटीपी को या दूसरे जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको तब बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकेंगे और अफगानिस्तान साइल को इस्तेमाल करने नहीं देंगे अगर हम ये जो इमीडिएट नेबर है और दूसरे रीजन के ममालिक है वो अफगानिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए, रिकॉग्नाइज करे, उसके साथ इंटरेक्ट कर ले ताकि वो भी मजबूत हो और अफगानिस्तान में अपनी रिच पूरी तरह एस्टैब्लिश कर ले। अगर कमजोर एक सेंटेंस बोलने दो, अगर वो कमजोर पड़ गए तो दाइश ताकतवर होगी और वो लोग जो तालिबान के खिलाफ है लेकिन अभी चुप बैठे हुए हैं वो भी मजीद इससे कुव्वत हासिल करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये मुखालिफत बढ़ेगी। अब बाहर दुनिया में लोग बैठे हैं, मीटिंग कर रहे हैं कि किस तरह तालिबान की मुखालिफत शुरू कर ले, तो फिर वो ममालिक जो वहाँ पे अमन नहीं चाहते वो उनको हाथ दे देंगे और हमारे लिए बड़े मुश्किलात पैदा हो जाएंगे। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके अफगानिस्तान के अंदर अच्छी तरह अमन और तालिबान की हुकूमत को तक़वियत देना ये हमारे इंटरेस्ट में है। ये हमारे इंटरेस्ट में। और आज वज़ीर ख़ारजा साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उन्होंने कहा कि मोतरफ भी है जो अफगानिस्तान हुकूमत की आला क़यादत है जो पाकिस्तान का इस दौरान रोल रहा है बिलखसूस इंसानी बुनियादों पर जिस किस्म की सपोर्ट जारी है। मैं आपसे जानना चाहूँगा टूवर्ड्स द एंड एयाज वज़ीर साहब, इंक्लूसिविटी की बात होती है, कसरुल बुनियाद हुकूमत, ख़वातीन के हकूक़, अब तक जो हुकूमत बनने के बाद अफगान हुकूमत का इस हवाले से रिस्पॉन्स रहा है उस पर आपकी क्या राय है? टुवर्ड्स द एंड सर इख्तिसार से बताइए। देखो अगर बैनुल अक़वामी क़वानीन देख ले तो सिर्फ अफगानिस्तान को हम टारगेट क्यों बनाते हैं? ये कोई इंटरनेशनल रूल है कि सब दुनिया में ऑल इंक्लूसिव हुकूमतें हों? कहीं दुनिया में कोई एक हुकूमत मुझे बता दे बशमूल अमेरिका, हिंदुस्तान या जो भी मुल्क का नाम ले लो कि उसमें ऑल इंक्लूसिव है? जो लोग पार्टी हुकूमत इलेक्शन जीत लेती है वो हुकूमत बनाती है, वो इलेक्शन नहीं हुए ना सर अफगानिस्तान तो में। ऑल इंक्लूसिव देखो, ऑल इंक्लूसिव तालिबान के हिसाब से ये है कि उसमें जो दूसरे एथनिक ग्रुप है, ताजक है, हजारा है, उज़्बक है, तुर्कमन है, कि वो हुकूमत में शामिल हो। वो कहते हैं हमारे मिनिस्ट्रों में वो लोग शामिल है, आए हम आपको दिखाते हैं कि ये उज़्बक है, ये ताजिक है, ये फलाना है। लेकिन अमेरिका या दुनिया ये चाहती है कि जो पिछली हुकूमत थी, जो उनमें सरकर्दा लीडर थे, जो कबायली लीडर थे, उनको भी शामिल कर। और आपने अपना मौका दे दिया। अयाज वज़ीर साहब, वक्त मेरा खत्म हो जा रहा है इस सेगमेंट का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, हमने अफगानिस्तान के हवाले से जो विजिट था उसके पर्सपेक्टिव से गुफ्तगू की। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो मुल्क की मईशत दरपेश चैलेंजेस पे गुफ्तगू करेंगे। जरूर देखिए कि छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक व्यूअर्स। मुल्क की मईशत को महंगाई, रुपए की कदर में गिरावट समेत मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना है। मुशीर ख़जाना शौकत तरीन साहब इन दिनों अमरीका में मौजूद हैं और IMF से मुज़ाकराती अमल में मसरूफ़ अमल हैं, जबकि जो स्टेट बैंक के गवर्नर है डॉक्टर रज़ा बाकर साहब, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इस सिलसिले में यानी कि IMF और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकराती अमल है बहुत जल्द अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। साथ में उन्होंने कहा कि डॉलर की जो बढ़ता रुझान है और रुपए की कदर में कमी, इससे जो तरसीलात ज़र भेजने वाले बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं उनको फ़ायदा होगा। इस हवाले से भी ज़रूर बात करेंगे क्योंकि ये मामला सियासी और सहाफ़ती हल्कों में ज़ेर बहस है। फिर कल भी हमने बात की थी और आज इस पर ज़रा टेक्निकल और तजियाती नशिस्त में गुफ्तगू करेंगे कि हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने के लिए टारगेटेड सब्सिडीज़ देने का ऐलान किया है, जिसका खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब फैसला करेंगे और ऐलान करेंगे। इस हवाले से ज़रा गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में दो एमिनेंट इकोनॉमिस्ट ने हमें ज्वाइन किया है स्काइप पर, उनका तारुफ मैं आपसे करा देता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद कयूम सुलैरी साहब, आप SDBI के सरबराह है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल उसके मेंबर है। आपकी आमद का शुक्रिया। खुरम हुसैन साहब जो इस हवाले से लिखते हैं, बिजनेस और इकोनॉमी के बड़े माने जाने सहाफ़ी हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। दोनों मौजूद मेहमानों को फॉर्म वेलकम। डॉक्टर आबिद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा और आई स्ट्रेट कम टू जो डॉक्टर रज़ा बाकर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं आपसे जानना चाहूँगा उनके सर, उन्होंने मुतअद्दिद बातें की इस प्रेसर में,
IMF पर भी आएंगे, लेकिन जो सबसे पहले इस हवाले से उनके बयान को हदफ तनकीद ठहराया जा रहा है मीडिया में कि उन्होंने कहा कि जब रुपए की कदर में कमी और डॉलर की ऊंची उड़ान से फ़ायदा हो रहा है बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को जो तरसीलात ज़र भेज रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आप इसको किस तरह देखते हैं फ़ायदा। और उन्होंने कहा कि हर किसी एक्ट से या अमल से बाज़ों को फ़ायदा होता है, बाज़ों को नुकसान। पहले ज़रा इस हवाले से आप अपना मौक़िफ़ दीजिएगा डॉक्टर आबिद साहब। जी अनवर, मेरा ख्याल है मैं यकीनन रज़ा बाकर साहब की चीज़ से मुत्तफिक हूँ। पब्लिक पॉलिसी कोई भी हो, ना तो कोई एब्सोल्यूट गुड पॉलिसी होती है ना एब्सोल्यूट बैड पॉलिसी होती है। हर अच्छी से अच्छी पॉलिसी के भी उसमें कुछ लूजर्स होते हैं और हर बुरी सी बुरी पॉलिसी में भी कुछ गेनर्स या कुछ विनर्स होते हैं। तो लिहाजा इस पे देखना ये पड़ता है हर हुकूमत को या पब्लिक पॉलिसी मेकर्स को कि वो उन विनर्स की तादाद को ज़्यादा बनाए और जो लूजर्स हैं उनकी तादाद को कम करें। अब ये जो उन्होंने रज़ा बाकर साहब ने एक स्टेटमेंट दी, उसको थोड़ा सा इस तनाज़ुर में देखना चाहिए कि हमारे पास डॉलर आता कहाँ से और डॉलर जाता कहाँ पे है। तो डॉलर आने के आपके पास 4 तरीके हैं। आपका डॉलर जो है वो एक्सपोर्ट अर्निंग से आता है, डॉलर जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से आता है, डॉलर जो है वो कर्जों से लोन से आता है और डॉलर का जो चौथा है वो रेमिटेंसेस हैं। और ये डॉलर जाता कहाँ पे है? ये इंपोर्ट की पेमेंट करने के लिए जाता है, ये लोन वापस करने के लिए जाता है, ये जो प्रॉफिट है उसका डिविडेंड वापस करने के लिए जाता है। और जो नॉन इंपोर्ट पेमेंट्स हैं, जैसे किसी के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, कोई इलाज कराने गया, कोई ज़ियारतों के लिए गया, तो वो यहाँ से डॉलर परचेज करके बाहर चला गया। तो इस वक्त रज़ा बाकर साहब की जो स्टेटमेंट थी वो इस कॉन्टेक्स्ट में थी कि जी पाकिस्तान में रुपये जो है वो डेप्रिशिएट हो रहा है, लेकिन वो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को मेरा ख्याल में ये इंसेंटिवाइज करना चाह रहे थे कि अब जब वो रेमिटेंसेस भेजेंगे उनको चूंकि एक अच्छा रेट मिलेगा, तो बजाय इसके कि वो अपने पैसे जो हैं वो अपने डॉलर्स, नॉट पैसे, अपने यूरोस, डॉलर्स, पाउंड्स जो भी हैं उनको बैरून मुल्क रखने के, अगर वो पाकिस्तान में भेजते हैं तो उनकी फैमिलीज जो यहाँ पे है उनको एक अच्छा एक्सचेंज रेट मिल सकता है। तो मेरा तो ख्याल है कि इस तनाज़ुर में था। इस पे अगर कोई कंट्रोवर्सी जनरेट की जा रही है तो वो गालिबन अनकॉल्ड फॉर है, क्योंकि उन्होंने अपनी अगर वीडियो क्लिप में भी सुने तो बड़ा वाज़ेह कहा कि जी हर पॉलिसी का अच्छा और बुरा दोनों होते हैं। तो वो उसका जो उन बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को जो अच्छा एंगल था वो दिखा रहे थे। ओके, मैं खुरम आपसे जानना चाहूँगा, सर बताइएगा महंगाई की जब बात होती है तो उसमें ज़्यादातर जो मौक़िफ़ आता है हुकूमती बयानिया ये है कि इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, पूरी दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है जो हो रहा है। इसके अलावा सप्लाई चेन मुतासर हुई है कोविड-19 की वजह से, ऐसा ही हुआ है। मैं आपका तजिया लेना चाहूँगा कि ये हमारी जो करेंसी है, जो एक्सचेंज रेट है, इसमें जो स्लाइड आया है, इसकी क्या वजूहात आपको नज़र आती हैं और इसके सद्देबाब के लिए क्या इकदाम उठाने चाहिए आपकी राय में? खुरम हुसैन साहब। अनवर साहब, इन्फ्लेशन को भी मेरे ख्याल में फिर इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है कि अगर उसके भी कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें। अगर हर बात में हम लोगों ने इसी तरह देखना है कि हर चीज में कोई अच्छी चीज है और कोई बुरी चीज है, तो कल को अगर जो शख्स फूड इन्फ्लेशन की वजह से अपनी फैमिली को 3 वक्त की रोटी नहीं या 2 वक्त की भी रोटी नहीं खिला पा रहा, उसको आप जाके बता दें कि यार इसकी तो अच्छी बात तो ये हुई ना कि जो रोटी बेचने वाला है उसको थोड़े से ज्यादा पैसे मिल गए, या जो गंदम उगाने वाला काश्तकार है उसको थोड़े से ज्यादा पैसे मिल गए, तो उसका तो फायदा हो गया। वो तो नहीं मानेगा आपकी बात। आप इस तरह का अगर करेंगे, इस किस्म की बात करेंगे उनके साथ। अब अगर आप कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन में डिवैल्यूएशन का कितना हिस्सा रहा है, आप बस ऑयल प्राइसेस को भी देख लें कि कोई जहां पे 80-82 रुपए पे अभी जो आलमी मंडी में ऑयल प्राइसेस है वो रिकॉर्ड हाई पे तो नहीं है जी। They are nowhere near what they were in 2007 and 2008 जब वो ऑयल प्राइसेस का स्पाइरल चला था, लेकिन रुपी टर्म्स में वो रिकॉर्ड हाई पे यहाँ पे चला गया। ये कैसे हुआ कि 80 और 82 रुपए की ऑयल प्राइसेस तो हमने पहले भी देखी हुई हैं। 2013 कब का है ना, 12, 13, 14 के दिनों में इसी के एरिया में होता था। तब तो 130 रुपए का पेट्रोल नहीं होता था पर लीटर। आज कैसे हो गया 130 रुपए? डिवैल्यूएशन की वजह से। सिंपल, इट्स नॉट ओनली के आलमी मंडी में प्राइसेस चढ़ी हैं, उसके साथ साथ आपके रुपए की कदर गिरी है। और अभी तो जैसे हम आगे चलेंगे इसमें मजीद इजाफा आएगा जब आपको इस ऑयल से टैक्सेस भी निचोड़ के निकालने पड़ेंगे, जब IMF प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने लगेंगे और आपको टैक्स अपना जो फिस्कल गैप्स है वो पूरे करने होंगे, तो मजीद और इसमें इजाफा होगा as we go forward। तब फिर जो ड्राइविंग फोर्स होगी इन्फ्लेशन की will not be global prices, it will be our own tax weaknesses।
अच्छा। तो ये सारी चीजें हमारी इन्फ्लेशन को हिट कर रही हैं. हमारी lack of competitiveness, our narrow tax to GDP जी। ratio, our poor state of governance and management of supply chain, and at the same time COVID की वजह से जो disruptions थी एक जमाने में, अब तो खैर इतनी ज्यादा नहीं रही, unless आप shipping विपिंग containers वगैरह की बात कुछ करना चाह रहे हो. And to some extent yes, आलवी मंडी में जो कुछ हो रहा है. तो जी अनवर साहब. जी, ये तो आपने सर बताया. मैं चाहूँगा आबिद साहब इसका ज़रा रिस्पांस दीजिएगा. जो बात खुर्रम साहब ने की, ये मैंने और भी जगह सुनी थी कि इससे पहले भी जो पेट्रोलियम मसनूआत है आलमी मंडी में वो काफ़ी बढ़ के गई. $100 की फिगर भी क्रॉस हुई थी 2007-2008 में. एंड इज़ राइट. अब क्या वजह बन रही है सर? अब तो हुकूमत का ये कहना और बयानिया है कि पेट्रोलियम लेवी या जो टैक्सेस हैं उनके क्वांटम को तो बहुत कम किया है, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत 138 रुपए की बिक रही है. पेट्रोल जो है वो मिल रहा है. और आप इस रुपए की गिरावट को कैसे रोका जा सकता है? इस पे क्या स्टेट बैंक अपना किरदार अदा करेगा, करना चाहिए? आपकी क्या राय है? पहले तो मैं खुर्रम किस बात से मुत्तफिक हूँ कि हमारे यहाँ जो इस वक्त पेट्रोल महंगा है या इम्पोर्टेड कोई भी चीज़ आप उठा लें, तो पाम ऑयल ले लें, सोयाबीन ऑयल ले लें, अगर वो महंगे हैं तो उसमें इम्पोर्टेड कॉस्ट के अलावा जो कि कमोडिटी इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस एक रिकॉर्ड लेवल पे है, जो हमारे रुपए की उस पर है डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ लैंडिंग को उसमें मजीद इजाफा कर देती है. जो 2007-8 की आपने बात की, तो वहाँ से जो आज का एनर्जी सर्कुलर डेट है उसकी इब्तदा वहीं से हुई थी. शौकत अजीज साहब के इलेक्शन से पहले ऑयल प्राइसेस एकदम से $55 पर बैरल से $110 पर बैरल पे चली गई, 100% बढ़ गई. लेकिन चूंकि वो इलेक्शन ईयर था, जो कंज्यूमर को वो प्राइस पास ऑन की गई वो सिर्फ 9% थी, जबकि कीमतें जो थी वो 100% बढ़ चुकी थी. बाकी का हुकूमत ने अपने पास उसको अब्जॉर्ब कर लिया और वहां से ये डेट का सिलसिला चला, जो कि आज 2.5 या 2.6 ट्रिलियन रुपीस को टच कर रहा है, आपके 2 साल के दफाई बजट के बराबर पहुंच चुका है. अब आज हुकूमत ऐसा क्यों नहीं कर सकती है? आपने देखा कि अगस्त सितंबर के महीनों में जब ओगरा ने रिकमेंडेशन दी, प्राइम मिनिस्टर ने वो रिकमेंडेशन जो थी वो नामंजूर कर दी, उन्होंने नहीं मानी, इजाफा नहीं हुआ. लेकिन देयर इज अ लिमिट टू विच गवर्नमेंट कैन अब्सॉर्ब इट. उससे ज्यादा होगा तो फिर आपका जो एनर्जी सर्कुलर डेट है वो अनसस्टेनेबल हो जाएगा, उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा. इसका एक और अगर मैं तस्वीर का टुकड़ा जोड़ूं तो वो ये है कि शायद जब तक IMF और अमेरिका आपके साथ थे थोड़े से, तब तक चीजें मैनेज करना आसान था. अब अफगानिस्तान में US फोर्सेस के विड्रॉल के बाद अब ब्लूमबर्ग का एडिटोरियल उठा के देख ले 17 सितंबर का. उन्होंने दो चीजों पे एडिटर्स ने, नॉट ओपिनियन पीस, एडिटर्स ने दो चीजों पे प्रेसिडेंट बाइडेन को इंसिस्ट किया था कि एक, पाकिस्तान को फाटक की ग्रे लिस्ट से उस वक्त तक ना निकलने दिया जाए जब तक साबित नहीं होता कि यहाँ से तालिबान को पाकिस्तान कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था. आपने देखा आज पाकिस्तान आज की प्लेनरी में अभी तक ग्रे लिस्ट में है, फरवरी में इसका फैसला होगा. दूसरा उन्होंने लिखा था कि जी IMF को, जो बाइडेन को ये इंश्योर करवाना चाहिए कि IMF के साथ पाकिस्तान ने जो कंडीशंस तय की है वो मनोअन पाकिस्तान उनको पूरा करे, उस पर किसी किस्म का कोई वेवर ना दिया जाए. तो आज अगर आप एनर्जी सर्कुलर डेट जो है उसको बढ़ाने की बात करते हैं तो फिर IMF के प्रोग्राम जो है उससे आप तकरीबन बाहर हो जाएंगे. और IMF में रहना इस वक्त हमारे लिए एक मजबूरी है. जिस तरीके से करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ रहा है, अगर आपकी इंपोर्ट्स जो है वो $70 बिलियन को टच कर जाती है इस साल में, तो करंट अकाउंट डेफिसिट को मीट करने के लिए IMF में रहना जरूरी है. वर्ल्ड बैंक और ADB के साथ जारी जो प्रोग्राम है उनको जारी रखने के लिए IMF का लेटर ऑफ कंफर्ट जरूरी है. इवन आपकी क्रेडिट रेटिंग को जारी रखने के लिए IMF में रहना जरूरी है. तो ये एक किस्म की एक catch-22 सिचुएशन है कि गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त एनर्जी सर्कुलर डेट बढ़ाना अफोर्ड नहीं कर सकती, ना वो IMF से बाहर निकलना अफोर्ड कर सकती है. तो फिर यही होगा, वो टारगेटेड सब्सिडी शायद आप उस पे अगले हिस्से में आए. जी मैं तो उसी पे तरफ जाए. जी उसी पे मैं आना चाह रहा हूँ, बल्कि मैं चाहूंगा कि खुर्रम साहब से उसका इब्तिदा कर दूं. खुर्रम साहब, टारगेटेड सब्सिडी आप समझते हैं इससे आवाम को रिलीफ मिल पाएगा, और इज इट अ वायबल सॉल्यूशन इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट? आई थिंक कुछ हद तक तो मिल पाएगा डेफिनेटली, जिस तक पहुंचेगी ये सब्सिडी, फर्स्ट ऑफ ऑल. और नंबर 2 फिर देखना पड़ेगा कि कितनी क्वांटिटी में ये लोग मोबिलाइज कर सकते हैं रिसोर्सेज इस सब्सिडी को फाइनेंस करने के लिए. जैसे हम लोग IMF प्रोग्राम में जाएंगे तो सब्सिडी बिल काटना तो IMF का एक बहुत बड़ा वो होता है. बट एनीवेज आई थिंक जो डायरेक्ट सब्सिडीज दी जाएंगी, सब्सिडीज उसको शायद ना कहें, लेकिन जो डायरेक्ट कैश सपोर्ट और जो बेनिफिट दिए जाएंगे पुअर तबके को, सोशल प्रोटेक्शन जिसको कहते हैं,
उसको तो आईएमएफ यूजुअली नहीं छोड़ता है, इनफैक्ट उसको तो यूजुअली इंकरेज करता है IMF कि यहाँ पे होने चाहिए खर्चे। लेकिन अगर जैसे आज हम लोग देख रहे हैं कि अखबारों में जैसे हमने देखा है कि कैबिनेट में डिस्कस किया गया कि पेट्रोल प्राइस को हम सब्सिडाइज करेंगे कई कंज्यूमर कैटेगरीज के लिए, मिसाल के तौर मोटरसाइकिल और रिक्शे वालों के लिए। वो आई डोंट थिंक पहली चीज IMF मानेगा पेट्रोल प्राइसेस या एनर्जी प्राइसेस को सब्सिडाइज करना। नंबर 2, उसको इम्प्लीमेंट करना मेरे नहीं ख्याल वायबल है। ये इसी किस्म के प्रपोजल्स हमने, मुझे याद है 11, 12, 13 में भी हुए थे जब CNG का बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा था, अभी को भी याद होगा आई एम श्योर, जब CNG की शॉर्टेजेस हो रही थी और सब कुछ, तो तब भी एक प्रपोजल ही चला था कि ऐसा करते हैं कि छोटी गाड़ी को CNG बेच देते हैं, बड़ी गाड़ी को मना कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब है कि किसको मिलेगी वो सब्सिडी और किसको नहीं मिलेगी, ये फैसला पेट्रोल पंप पे खड़ा हुआ वो लड़का कर रहा होगा जो ट्रैफिक वहां संभाल रहा होता है, जो लोगों को एक लेन में लेके जा रहा होता है और दूसरे लेन में लेके जा रहा होता है। ये वायबल मॉडल नहीं है इस तरह से। और जो किचन आइटम्स हैं उस पे आपने कही इसकी वायबिलिटी पे कुछ आपने सवालात उठाए, और जो किचन आइटम्स है अगर उन पे सब्सिडाइज किया जाए, आप समझते हैं उससे ये जो लोगों का ज़ाहिर बात है, लोग तो दे वांट टू मीट देयर बोथ एंड्स। अगेन अनवर साहब, वो डिपेंड करता है कितनी सब्सिडी ये लोग दे सकते हैं यूटिलिटी स्टोर्स के थ्रू। बेसिकली ये वाली जो टारगेटेड सब्सिडीज होती है, दे आर नो मैच फॉर मैक्रो इकोनॉमिक डिस्फंक्शन। जब आपकी इकोनॉमी के अंदर ही एक बहुत बड़ा डिस्फंक्शन है और वो महंगाई को फ्यूल कर रहे हैं, तो उसको इस तरह की सब्सिडीज और छोटे मोटे प्रोग्राम्स रन कर करके आप कॉम्बैट नहीं कर सकते। तो देयर इज नो सब्स्टिट्यूट यहाँ पे गवर्नेंस के लिए, सुपीरियर गवर्नेंस के लिए, सुपीरियर रिफॉर्म्स के लिए। और जब तक वो नहीं होता तो फिर ठीक है, आप कुछ हद तक यस थोड़े से तबके को आप शायद छोटी सी कुछ सपोर्ट दे सकते हैं स्कीम्स के थ्रू, बट दे आर नो सब्स्टिट्यूट। सर ये मुझे बताइएगा, खुरम साहब आपसे ये सवाल और फिर यही आबिद साहब आपसे, कि जो पाकिस्तान के अब जैसे आबिद साहब कहते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट फिर बढ़ जाएगा, ज़ाहिर बात है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो यॉर्निंग गैप है जब वो बढ़ता है, माजी में भी ऐसा हुआ जब मौजूदा हुकूमत आई तो उन्होंने हमें कहा कि हमें 38 अरब डॉलर का जो है वो ट्रेड डेफिसिट था, कोई 18 या 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट था, अब दोबारा उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। सर किस तरह ये जो हमारी इकोनॉमिक इल्स है इसका सद्दबाब कैसे मुमकिन है? खुरम साहब इसके लिए क्या आप रेमेडी सजेस्ट करेंगे? देखिए, इसकी रेमेडी तो 30 साल पहले आइडेंटिफाई हो चुकी थी और मेरा नहीं ख्याल वो अभी तक चेंज हुई है। और वो रेमेडी ये है कि आपने अपनी इकोनॉमी की जिसको इकोनॉमिस्ट प्रोडक्टिविटी कहते हैं वर्सेस आपके कंपेटिटर मुल्क जो हैं उनके साथ साथ आपने लेके चलना है। आप देख लें 1980s में पाकिस्तान एक कॉटन और कॉटन बेस्ड प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्टर होता था। आज तक हम लोग कॉटन एंड कॉटन बेस्ड प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्टर हैं। 1980s में हिंदुस्तान के जो भी एक्सपोर्ट्स होते थे आज वो डिवर्सिफाई करके केमिकल्स में भी हो गए हैं, सॉफ्टवेयर में भी हो गए हैं, फार्मास्यूटिकल्स में भी हो गए हैं। अपनी एक्सपोर्ट बेस अगर आपने डिवर्सिफाई नहीं की, अपनी रेवेन्यू बेस को अगर आपने ब्रॉडन नहीं किया, तो इवेंचुअली आप पीछे रहते चले जाएंगे अपने कंपेटिटर्स से। और एज अ रिजल्ट आपको और ज्यादा से ज्यादा हर साल हर डेकेड के बाद मुश्किल पैदा होगी उतने ही डॉलर्स अर्न करना। I think today Pakistan has to export more cotton by way of weight to earn the same amount of dollars than it had to 20 years ago. तो अगर आप कॉटन की साइड पे ही रहेंगे तो आप पीछे से पीछे रहते चले जाएंगे जब तक आप ये डीप रूटेड रिफॉर्म्स नहीं लेके आते, अपने इकोनॉमी को कॉटन से निकाल के और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स की तरफ नहीं लेके जाते, तो आप एक अनवायबल किस्म की इकोनॉमी बनते चले जाएंगे, विच इज व्हाट इज हैपनिंग। लॉन्ग रन में हमारे साथ यही हो रहा है। एक जमाना था हमें 1 या 2 अरब डॉलर साल के चाहिए होते थे बाय वे ऑफ अ बेल आउट जी। अब आप देखें हमारी जो एक्सटर्नल डेट फाइनेंस, मैं 1990s की बात कर रहा हूँ, अब वो जो फिगर है वो कोई 8, 9, 10, 11 अरब डॉलर तक चला गया पर एनम। अब हमें चाहिए होता है बाय वे ऑफ मेंटेनिंग द वायबिलिटी ऑफ आवर इकोनॉमी। इसी तरह आप चलते रहे, ये फिगर मल्टीप्लाई करता रहेगा, इवेंचुअली आप वायबल इकोनॉमी रहेंगे नहीं। तो ये आई मीन विदाउट दीज रिफॉर्म्स फॉरगेट इट, और चीजों की फिर बात करना ही फजूल हो जाता है मेरी नजर। ये अब सब ये जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, चूंकि आप वज़ीर आज़म की जो इक्तिसादी काउंसिल है उसके मेंबर भी हैं, हमें तो यही बताया गया कि बहुत ज़्यादा मैक्रो इकोनॉमिक में और रिफॉर्म्स एजेंडा को फॉलो किया और स्टेबलाइजेशन पे बहुत फोकस था और कहा था कि अब इसके फ्रूट्स मिलेंगे। ज़ाहिर बात है बीच में कोविड-19 आया, उसने तो पूरी दुनिया को शट डाउन किया, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में भी आया। एक्सेप्टिंग दिस, ये जो रिफॉर्म प्रोसेस आप समझते हैं उसके नताइज अब आने चाहिए, या अभी भी आप समझते हैं रिफॉर्म प्रोसेस को मजीद विगरसली जो है उसको अप्लाई करना चाहिए, उस पर काम को तेज करना चाहिए? अनवर, अगर इजाजत दे तो मैं पहले इस सवाल पे भी आता हूँ, लेकिन पेट्रोलियम सब्सिडी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ।
जो कि मॉडल जो मेरे ख्याल में जो अडॉप्ट हो रहा होगा या होना चाहिए, वो ये है कि इस वक्त आपके पास डाटा मौजूद है 2 व्हीलर्स का, 3 व्हीलर्स का, इवन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का रजिस्ट्रेशन अच्छा। जो हमारे एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस में एहसास प्रोग्राम, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत घर घर जाके एक वेल बीइंग सर्वे किया गया है। यानी वो नाम उसका सर्वे है लेकिन इनफैक्ट वो सेंसस है। वो कंप्यूटराइज्ड टैब्स की मदद पे किया गया है, जीपीआरएस कोऑर्डिनेट लेते हुए। उसके आप कोई भी किसी भी इनकम थ्रेशोल्ड का फिल्टर लगा सकते हैं। 50,000 रुपये महीना कमाने वाले, लाख रुपए महीना कमाने वाले, 10 लाख, 10,000, जो भी आप फिल्टर लगाएं। और डाटा ट्रायंगुलेशन यानी 2-4 महकमों का डाटा अगर आप इकट्ठा करें, मैं नाज़रीन की सहूलत के लिए सादा जुबान में बताऊं कि आपके पास एफबीआर का डाटा है, नादरा का डाटा है, बैंक्स का डाटा है, एक्साइज का डाटा है और ये एहसास प्रोग्राम का, तो बड़े आराम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो भी आप एक थ्रेशोल्ड ढूंढते हैं कि इस आमदनी वाले जो तबका है उनके पास अगर मोटरसाइकिल है या रिक्शा है या चिंची है तो उनको हर महीने मुझे इतनी पेमेंट करनी है। तो आप उसको जरूरी नहीं कि एनर्जी सब्सिडी का नाम दें, सोशल प्रोटेक्शन के तहत आप वो पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि यही मॉडल होगा, वरना खुरम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अदरवाइज तो वो मैनेजेबल ही नहीं होगा। अगर पेट्रोल पंप वाले पे आप छोड़ें कि जी वो सिर्फ बड़ी गाड़ी वाले को इस रेट पे पेट्रोल देगा और मोटरसाइकिल वाले को इस रेट पे देगा, तो वो तो सिंपली पॉसिबल नहीं है। तो ये यूज ऑफ डाटा एंड टेक्नोलॉजी की मदद से हो रहा होगा। अब दूसरा मैं मुख्तसरन बताता चलूँ, ये जो मैक्रो इकोनॉमिक इशारे थे और उसमें जो रिफॉर्म का प्रोसेस था, रिफॉर्म का जो प्रोसेस था वो कोविड, जो ही आप देखिए आईएमएफ के साथ हमने अपना वादा किया, 6 महीने गुजरे कि उसके बाद कोविड आ गया और कोविड के नतीजे में हर चीज जो थी वो सस्पेंड हो गई। जो स्मार्ट लॉकडाउन था उसने हमारी इकोनॉमी को बचाए रखा, लेकिन बहुत से जो रिफॉर्म मेजर्स जो कि लेना चाहिए थे वो उस तरीके से नहीं लिए जा सके। और अब ये जो आईएमएफ के साथ कंक्लूड होगा, जो भी उसकी शराइत तय पाती है उसमें शायद आपको थोड़ा सा मजीद अंदाजा होगा कि रिफॉर्म क्या हो सकी। लेकिन 2-3 चीजें जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक इशारे मुस्बत हैं। एक तो जो स्टेट बैंक के पास कोई 18-18.5 बिलियन डॉलर जो पड़े हैं वो आपके पास 3-3.5 माह की इंपोर्ट बिल के लिए रिजर्व मौजूद है। और मेरा नहीं ख्याल कि स्टेट बैंक को इस वक्त किसी प्रेशर में आके, पॉपुलर डिमांड या पॉलिटिकल प्रेशर में आके अपने वो डॉलर मार्केट में सेल करने चाहिए, क्योंकि अगर वो सेल हो गए तो फिर स्टेट बैंक के पास जो मौजूदा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, बेल आउट के लिए भी कोई नहीं आएगा, तो उसको अपने डॉलर्स ये हैं लोन की अदायगी के लिए रखना पड़ेंगे। सेकंड जो हमारा एक मैक्रो इकोनॉमिक इशारा अब मुस्बत सिमत में जा रहा है, वो पहले 3 महीने का डाटा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का, वो काफी हौसला अफजा है। और तीसरा जो है वो अभी तक की जो शुनीद है वो कपास और जो गंदम की फसल होगी उस पे है कि कपास पे, और सॉरी जो कमात की फसल है शुगर केन की, कि इनका काफी पॉजिटिव होगी। लेकिन 2 चीजें आपके लिए हैं मेजर डिटर्मिनेंट, एक अफगानिस्तान की सिचुएशन, दूसरा कोविड की सिचुएशन। आपने अहम नुकात उठाए थे। अनफॉर्चुनेटली वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद करीम सुलारी साहब, थैंक यू वेरी मच। और खुर्रम हुसैन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, एक मुश्किल पेचीदा सूरत हाल है, इसमें कुछ मुस्बत पहलू भी हैं और कुछ मनफी पहलू भी हैं। आने वाले दिनों में मुल्की मैशत के हवाले से हुकूमत क्या प्लान ऑफ एक्शन लेकर आ रही है, सब्सिडीज़ दे रही है जो कि एक अच्छा और एहसन इकदाम है, इसको अमल दरामद में कैसे बेहतरी लाई जाएगी, ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। आज आपने हमारे प्रोग्राम में 2 मौज़ूआत पे गुफ्तगू सुनी। अफ़गानिस्तान के जो आज दौरा किया पहला वज़ीर ख़ारजा शामुद कुरैशी साहब ने, और मुल्की मैशत, इस हवाले से अपना फीडबैक फेसबुक और ट्विटर पर ज़रूर दीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते पीर रात 10:05 पर। तब तक के लिए सैयद मारुल हसन, प्रोग्राम 10 तक की पूरी पक्ष टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।